नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इसके सारे के सारे फार्मूले और कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यार दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को सूत्रों को समझने और याद करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आप सॉल्व कर जाओगे। प्यार दोस्तों, ये वीडियो मैं एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए बना रहा हूँ ताकि आप लोग कम टाइम में अच्छे से अपने मैथ की तैयारी कर पाएँ। तो चलिए प्यारे दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा, यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है वास्तविक संख्याएँ और सभी सूत्र और सभी नियम इसी वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि देखा जाए प्यारे दोस्तों, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एकदम बेसिक से मैं एक क्लास ले चलूँगा और आपको हाई लेवल के टच तक पहुँचाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं की बात किया जाए तो इसके डेफिनेशन में यही कहा जाता है कि वे सभी संख्याएँ जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये आसान डेफिनेशन है प्यारे दोस्तों, क्लास 10th के लिए इसकी परिभाषा मायने नहीं रखता, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हमें प्रश्नावली 1 की बात करें वास्तविक संख्याओं के, तो इसमें देखेंगे हम लोग 4 प्रश्नावलियाँ देखने को मिलेंगे। प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। तो हम बात कर लेते हैं प्रश्नावली 1.1 में कितने ऐसे फार्मूले या नियम हैं जिनको यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला नंबर पे हमारा आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगर यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका की अच्छी समझ है आपके अंदर, तो आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे मैं आपको दिखाऊंगा स्लाइड पे लिखकर, आप आसानी से सॉल्व कर जाओगे। तो देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। कहा जाता है यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर इस प्रकार प्राप्त होती हैं कि आप ए को बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ एक कंडीशन दिया गया है प्यारे दोस्तों कि ये जो आर है ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन b से छोटा रहेगा हमेशा। अभी ये सब क्या है अक्षर मैं आपको समझाने वाला हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, आपको दो संख्याएं दिए रहेंगे a और b, उसे मान सकते हैं, अभी मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल से। दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, मतलब इसके अलावा एक ऐसी संख्या, दो ठो संख्याएं प्राप्त होंगी q और r, कि आप जो भी संख्या आपको a दिया रहेगा उसी को आप बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकोगे। और ये जो r है इसका क्या शर्त है कि ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। अब मैं यहाँ आपको इन सिंबल को समझाने के लिए यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ। आप देख सकते हैं जहाँ a हमारा भाज्य है, b हमारा भाजक है, q भागफल है, r शेषफल है, और यहाँ मैंने इन लोगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी नोटेशन कर दिया है। तो अब बात कर लेते हैं, आप लोगों को और एक्सप्लेन करने की बात आए तो यहाँ देख सकते हैं मैंने भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल भले लिख दिया है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। देख सकते हैं कि जब भी हम किसी संख्या का भाग लगाते हैं तो यहाँ लिखा जाता है बीच में भाज्य, इधर होता है भाजक, ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल। और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इन्हीं सब सिंबल को यहाँ पे रख देते हैं। देखिए, भाज्य को क्या बोलते हैं a, भाजक को क्या बोलते हैं b, भागफल को क्या बोलते हैं q, शेषफल को क्या बोलते हैं r। बस यही तो हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ये r का कंडीशन लिखते हैं कि ये जो r है 0 से बड़ा होगा या उससे बराबर, लेकिन b से छोटा होगा। यानी कुल मिला जुला कर अब हम यहाँ समझ गए हैं कि r हमारा क्या है, शेषफल। यानी शेषफल का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन भागफल से छोटा होगा। ये r जो शेषफल है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ प्यारे दोस्तों, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन भागफल से छोटा होगा। आई होप आप यहाँ पर सॉरी भाज्य से, ये भाजक है प्यारे दोस्तों, b को मैं भूल गया था, b हमारा क्या है, भाजक है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो भाजक से हमेशा क्या होगा, शेषफल छोटा होगा। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहाँ इसका यूज क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल में मैं ले लिया 23 और 15, दो संख्याएँ ले लिया हूँ, 23 और 5। अब इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b। तो हम क्या करेंगे, 23 को 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 को 20
यहाँ बचा 1। अगर हम इस फार्मूले को लगाकर a बराबर बी क्यू प्लस आर इस फार्मूले पे यूज कर रहे हैं तो a हमारा क्या है 23, b हमारा क्या है 5 गुणे q का मान क्या होगा, q का मान यहाँ से आया 4 और यहाँ पे 1। यही हो गया हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके किसी भी संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया आपको, ध्यान से देखिए। a और b दिए रहने पर दो अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r इस प्रकार प्राप्त होंगे कि आप a को बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हो। यहाँ a क्या है 23 को आप किस रूप में लिख सकते हैं 5 गुणे 4 प्लस 1। आई होप आपको जितने भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से एकदम प्यारे दोस्तों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ वीडियो में ताकि आप लोगों को और भी नेक्स्ट रूल्स समझा सकूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो बता दिया, लेकिन अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आता है। तो प्यार दोस्तों प्रश्नावली 1.1 में कितने टाइप के प्रश्न बनेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के? तो सिंपल सी बात है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या है प्यार दोस्तों, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF निकालना। और टाइप 2 में क्या रहेगा, संख्याओं को सम या विषम पूर्णांक के रूप में दर्शाना। अब मैं यहाँ स्लाइड पे आपको टाइप 1 के क्वेश्चंस को लिख दिया हूँ। यहाँ मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैंने इसका सोल्यूशन पहले ही करा दिया है अपने डिटेल वाले वीडियो में। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ दिया गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। आपको 2 संख्याएं दिए गए हैं, इसका HCF आपको निकालना होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बताया, क्वेश्चंस में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लिखा है। तो प्यार दोस्तों डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ प्रमेय क्या और एल्गोरिदम में अंतर क्या है। वैसे तो दोनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन प्रमेय का जो होता है प्यार दोस्तों, यह पहले से सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है जो एक विशेष प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रयुक्त होता है। जब इसी प्रमेयिका का हम यूज कर करके कलेक्शन बना लेते हैं, यानी सुपरिभाषित प्रमेयिकाओं का क्या होता है, एक चरण होता है प्यार दोस्तों, उसे एल्गोरिदम बोलते हैं। जब आप इनको यूज करेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हर एक स्टेप में मतलब कि प्रयोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जो आपको एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला बन जाएगी, वही हमारा होता है एल्गोरिदम। सिंपल सी भी बात यूँ कहें कि हर एक स्टेप में आप इसके लगाओगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जब पूरी तरह से आपका आंसर आ जाएगा, तो जब पूरे का पूरा रूल्स आप मिला दोगे तो वो आपका होता है एल्गोरिदम। मैं एकदम डिटेल में जाने का प्रयास किया हूँ, यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बस इतना बता दें कि जो प्रमेय क्या है और एल्गोरिदम है, दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं। तो अब आपको चलते हैं हम लेकर टाइप 2 के सवालों की तरफ। मैंने दिखा दिया, आप इसका सल्यूशन कीजिएगा। नहीं आएगा तो मेरे डिटेल वाले वीडियो में चले जाइएगा, वहाँ आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके सिखाया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं आपको टाइप 2 के टाइप 2 के सवालों को रखता हूँ सामने, उनको किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा ये भी मैं उसमें बताऊँगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के टाइप 2 के सवालों को। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, संख्याओं को सम या विषम पूर्णांक के रूप में दर्शाना। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, आप देख सकते हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने क्या लिखा है, संख्याओं को सम या विषम पूर्णांक के रूप में दर्शाना, और उसी टाइप का ये सवाल दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं आगे समझाने वाला हूँ। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चंस भी देख सकते हैं यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यार दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ लिया गया है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, और यहाँ पे दिया गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग। उन दोनों में डिफरेंस यही है कि वहाँ डायरेक्ट धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या विषम पूर्णांक ले लिया है, लेकिन यहाँ पे वर्ग का नाम ले लिया है। जब ऐसे सवाल आपके सामने आ जाएं तो सबसे पहले आप देखिएगा क्वेश्चंस को ध्यान से कि धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है या धनात्मक समपूर्णांक है या धनात्मक विषम पूर्णांक है। अगर क्वेश्चंस में ऐसा देखने को मिल गया तो आप सिंपल से जब भी उसे स्टार्ट करोगे सॉल्व करना, तो सबसे पहले आपका स्टेप होगा b की वैल्यू ज्ञात करना। और b की वैल्यू कैसे मिलेगा,
उसमें आप q के साथ वाली संख्या को ले लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मिला है, कौन सा टाइप का मिला है, ये वाला देख सकते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो मैंने बोला चाहे धनात्मक विषम पूर्णांक हो, अगर यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक न देकर धनात्मक समपूर्णांक आया होता या धनात्मक पूर्णांक आया होता तो हम सिंपल में क्या करेंगे, सबसे पहले b की वैल्यू को हम क्या ले लेंगे, q के साथ वाली संख्या जो भी लगी होगी उसे हम b मान लेंगे। और उसके बाद आगे के प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए मैं वीडियो में उसका मतलब कि लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। यानी मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, मैं यही कहना चाहता हूं। तो अब देख सकते हैं, अगर आ गया दोस्तों धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आ गया, धनात्मक पूर्णांक का घन आ जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो कुछ नहीं करना है, उसमें भी b की वैल्यू ही लेना होता है, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट q के साथ जो भी अंक लगा है वही संख्या ले लिए, लेकिन इसमें क्या होता है, q के साथ वाले अंक का अभाज्य गुणनखंड होगा। यानी b की वैल्यू जो भी होगा, q के साथ जो भी संख्या लगी होगी उसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, उसी हिसाब से उसका b की वैल्यू होगा। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी प्यार दोस्तों। वीडियो भले ही लंबा जा रहा है लेकिन आपको उबना नहीं है प्यार दोस्तों। अगर कहीं मुझसे त्रुटि हो रही हो बोलने में तो उसको भी मैं उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोगों को अपने मन से अपने लगन से तैयारी करना है प्यार दोस्तों, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से कर पाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आपको आगे की संख्याएं बताता हूं, मतलब आगे के क्वेश्चंस को, आगे के फार्मूले को बताता हूं। तो दोस्तों अभी तक हमने जितना पढ़ा वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित, वो भी प्रश्नावली 1.1 से रिलेटेड था। लेकिन अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 के रूल्स और कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 1.2 तो बहुत ही ईजी है प्यारे दोस्तों, जिसमें अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ना होता है और उसमें हमें क्या करना होता है, अभाज्य गुणनखंड करना होता है। कोई भी एक बड़ी संख्या दी रही होगी, आपको उसका गुणनखंड करना होगा, अभाज्य गुणनखंड, जैसा कि आप सब क्लास 8 7 से ही सीखते चले जा रहे हैं। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फार्मूला क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। यानी यदि दो संख्याएं दी गई हैं, उन दोनों का यदि गुणा कर दिया जाए तो वो बराबर होगा उन संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है आपको। जितने भी मैं इससे रिलेटेड फार्मूले बता रहा हूँ सब के क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा प्यार दोस्तों, आपको समझ में आएंगे। मैं यहाँ ओनली फार्मूले पर फोकस कर रहा हूँ। अब हमारा क्या है, ये ख़त्म हो गया। अब आता है प्रश्नावली 1.3। अब इसमें क्या होता है प्यार दोस्तों, दी गई संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना होता है। इसमें आपको कुछ नहीं पूछेगा, जैसे आपने क्वेश्चंस का नाम सुना होगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी टाइप के क्वेश्चंस को कहा गया है इसमें कि दी गई संख्या को अपरिमेय सिद्ध कर देना है। उसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जिसे यदि आप याद रख पाते हो तो उनको अपरिमेय सिद्ध करने में आसानी होगी। वो क्या रूल्स है आप देख सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक प्रमेय दिया है कि माना p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी जहाँ a एक पूर्णांक है। इसको मैं समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे मैं मान लिया कि p को आप 3 ले लीजिए और a हम मान लेते हैं 9 है। अगर ये ध्यान से देखिएगा, यदि ये 3 जो है 9² को विभाजित करती है तो यही 3 9 को भी डिवाइड करेगी, क्योंकि 9² का मतलब क्या होता है 81। 81 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा प्यार दोस्तों 27। अब अगर इसको देखें तो 3 त्रिक का 9। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, p को हम लोग क्या माने थे 3, a को क्या माने थे 9। अगर मैंने क्या यहाँ पे लिखा है p a² को विभाजित करती है, यानी यदि 3 9² को करे, यानी p यहाँ पे क्या है 3 है, 3 यदि 9² को विभाजित कर रही है तो यही 3 9 को भी विभाजित करेगा, यानी यही p a को भी विभाजित करेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा एग्जाम्पल पे नोटिस यानी ध्यान दें तो आप समझ जाओगे। अब यहाँ दिया गया है दूसरा है मास्टर कि दो पूर्णांकों को चाहे हम जोड़ें चाहे घटाएं या गुणा करें, ऐसा करने पर हमें क्या मिलता है, पूर्णांक ही बनते हैं। लेकिन यदि उन्हीं दोनों पूर्णांकों का हम भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाता है, परिमेय संख्या। बस यही दो कॉन्सेप्ट को याद रखना है और आप ऐसे सवालों को की धज्जियाँ उड़ा देंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और नहीं तो मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू उसको करवाने वाला हूँ, आप देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में ओनली आपको फार्मूला। तो प्यार दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ लास्ट प्रश्नावली 1.4 की तरफ। उसमें भी कुछ रूल्स को बता देते हैं, उसके बाद ये जो फार्मूले का और नियम का ये वीडियो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा।
तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अपने लास्ट प्रश्नावली की तरफ, जिसमें हम लोग इसके कॉन्सेप्ट और फार्मूले को समझने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं चौथे में क्या करना है, परिमेय संख्या में शांत या अशांत पता करना। अब शांत या अशांत का मतलब क्या होता है प्यार दोस्तों, इसका मतलब ये होता है जब किसी संख्या में दूसरी संख्या से भाग दी जाए और यदि दशमलव के बाद वो संख्याएं जाते जाते समाप्त हो जाए, यानी विभाजित होना समाप्त हो जाए, तो क्या होता है वो शांत होती है। और यदि विभाजित होना शांत नहीं हो रहा है, मतलब रुक नहीं रहा है, वो ऐसी प्रक्रिया बार बार होती चली जा रही है, तो इसे कहते हैं अशांत। यानी अगर हम बात करें तो परिमेय संख्या क्या है, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। तो क्या किया गया है कि ऐसी संख्या जो p/q का रूप हो और p और q में क्या होना चाहिए, वो अभाज्य होने चाहिए, यानी पूर्णांक होने चाहिए। और लास्ट बात ये है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यानी q में क्या खास बात होनी चाहिए, q नीचे वाली संख्या क्या होती है आपका 0 नहीं होनी चाहिए, तभी आपका ये परिमेय संख्या कहलाएगा। हम लोगों ने परिमेय संख्या को तो समझ लिया। अब बढ़ते हैं अपने परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में, क्योंकि हमने तो यहाँ देख लिया कि शांत और अशांत दशमलव प्रसार को पढ़ना है। तो शांत क्या है, मतलब प्यार दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि जब भाग दिया जाएगा एक संख्या में दूसरी संख्या से, तो भाग दशमलव के एक निश्चित सीमा तक जाने के बाद भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, तो होगा शांत। यदि नहीं समाप्त हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो उसे बोलते हैं अशांत। तो ये शांत दशमलव प्रसार है और अशांत दशमलव प्रसार है, उसका मैंने यहाँ पे रूल्स लिखा है। ये क्यों लिखा है, तो प्रश्नावली 1.4 में आपको क्वेश्चंस मिलेगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए परिमेय संख्याओं में शांत और अशांत दशमलव प्रसार छांटिए। तो अभी तो मैंने बताया शांत और अशांत भाग देंगे एक संख्या से दूसरी संख्या में, तब पता करेंगे। लेकिन यहाँ बोल देगा आपको कि आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है, बस आपको देखकर शांत और अशांत दशमलव प्रसार बताना होगा। तो उसके लिए क्या होगा, हम लोग कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि परिमेय संख्या कैसी होती है, p/q। तो ऐसे संख्याओं को मतलब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं बता रहा हूँ प्यार दोस्तों, तो p से मतलब नहीं रहेगा, p से मतलब नहीं रखेंगे बिल्कुल भी। किससे मतलब होगा, q से मतलब होगा, q से मतलब होगा। अच्छा, q से मतलब होगा तो क्या इसके साथ करने क्या वाले हैं, इसके साथ मतलब रख के तो इसके साथ यही करेंगे कि इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। जब भी आपको प्यार दोस्तों परिमेय संख्या मिलेगा और बोलेगा ये शांत है अथवा अशांत, तो सबसे पहले आप उसके नीचे वाली संख्या को लीजिएगा और उसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब जैसे ही अभाज्य गुणनखंड q का कर लिए, तो q अभाज्य गुणनखंडों में देखिए कि क्या इस रूप का मिल रहा है, 2 के पावर n 5 के पावर m। अब n और m पूर्ण संख्या है प्यार दोस्तों, आप लोग जानते हैं पूर्ण संख्या 0 से 1 स्टार्ट होती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं। अब यहाँ इसका मतलब ये है प्यार दोस्तों, मैं इसको समझाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2, ये 5 हट सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप m की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो 5 के घाते 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देख सकते हैं q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों हो तो शांत दशमलव प्रसार होगा। ध्यान से देखिए, अगर ये 5 हट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 2, या ये 2 हट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, केवल 5 के पावर m, या 2 और 5 दोनों आपको देखने को मिलेंगे तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि ये शांत दशमलव प्रसार का एक उदाहरण है। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम अशांत दशमलव प्रसार की ओर। इसमें क्या कहा गया है, q बराबर नॉट 2 के पावर n 5 के पावर m, यानी यहाँ साफ साफ बता दिया गया है कि q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 ही नहीं रहेंगे, उसके अलावा कोई और भी रहेगा। तो यहाँ दिया गया है q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या उपस्थित हो तो अशांत दशमलव प्रसार होगा। अगर मैं सबकी बात मिलाकर एक लाइन में बोलना चाहूँ तो बस आपको क्या करना होगा, q का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। अब उसमें देखिए 2 और 5 या 2 या केवल 5, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि या तो 2 या तो 5 या 2 और 5 दोनों हो तो शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या मिला नहीं, हम लोग अशांत दशमलव प्रसार लिखे नहीं। यानी कुल मिलाकर यही कहना चाहता हूँ कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या मिल गया तो हम लोग उसे अशांत दशमलव प्रसार लिख देंगे। आई होप प्यारे दोस्तों ये पूरा वीडियो प्रश्नावली 1 पर आधारित था, जिसमें मैंने आपको प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3 और प्रश्नावली 1.4 के अंतर्गत जितने कॉन्सेप्ट आते हैं उनको निचोड़ जानकारी मैंने आपको दिया।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जितने भी लेटेस्ट वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अपने इसी जोश और जुनून के साथ अगले वीडियो में, और उसमें भी मैं आपको अगले चैप्टर का फार्मूला और रूल्स समझाऊंगा, और उस पर आधारित कैसे सवाल सॉल्व होते हैं उनको भी बताऊंगा। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।